नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। स्मॉल और मिड कैप में भारी मुनाफा हो रहा है। यही वजह है कि लोग इसमें जमकर निवेश भी कर रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप की जगह क्या होनी चाहिए, आपको कितना निवेश स्मॉल और मिड कैप में वाकई करना चाहिए, किन बातों का रखें ध्यान, इस पर चर्चा की शुरुआत होगी। हमारे साथ है प्रवीण वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। प्रवीण, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो हमने हाल ही में डेटा देखे स्मॉल और मिड कैप के, पिछले हम इनफैक्ट अगर 5 महीनों के अगर आंकड़ों को खंगालें तो स्मॉल और मिड कैप में धुआंधार निवेश आया है। क्या बड़ी वजह हो सकती है कि स्मॉल और मिड कैप पर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है? नमस्कार स्वाति जी। बिल्कुल, जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिखती है वहाँ पैसा भी आता हुआ दिखता है। एंड आई थिंक स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप दोनों, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो बहुत ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रहा है ईयर टू डेट। अगर हम आंकड़े देखें और साल की शुरुआत से अच्छा इनफ्लो आता रहा है इन कैटेगरीज में। करीबन एक 2000 करोड़ के करीब एक एवरेज बनाते हुए मंथली इनफ्लो आया है। और स्मॉल कैप्स में तो हमने देखा कि जून में पीक्स ऑफ अबाउट 5000 करोड़ के करीब इनफ्लोज आए थे। 4000 करोड़ उसके बाद भी मेंटेन हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे दो बड़े कारण ये हैं कि एक हमने देखा है कि लास्ट ईयर दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप्स, इनफैक्ट इवन लार्ज कैप इंडिसेस में कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं रहा था। और इस साल जब मूवमेंट आनी शुरू हुई, इनफ्लोज आने शुरू हुए, अर्निंग्स ग्रोथ दिखने शुरू हुए, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया है। एंड वी आर सीइंग कि काफी लिक्विडिटी है मार्केट में। एंड पैसा लगातार आ रहा है जो इन इंडिसेस को भी काफी पुश दे रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं। ईयर टू डेट स्मॉल कैप इंडेक्स जो निफ्टी 250 है, आज का अगर हम आंकड़े देखें तो करीबन 44% अप है ईयर टू डेट। और मिड कैप इंडेक्स करीबन 41% से अप है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलती हैं। जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिखती है वहां पे ऑटोमेटिकली इनफ्लोज हमें बढ़ते हुए भी दिख रहे होते हैं। बिल्कुल, स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली अच्छी है, निवेशकों का भरोसा भी अच्छा है। तो क्या सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज को देखा जाए, क्योंकि जहां पर तेजी ज्यादा होती है, मुनाफा बन रहा होता है, निवेशकों को लगता है कि यहीं पर निवेश करना चाहिए। लेकिन शायद पोर्टफोलियो प्लानिंग में इस तरीके की स्ट्रैटेजी हमेशा चलती नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न का आपने जिक्र किया, पिछले 5 सालों में एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है। पर पोर्टफोलियो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर अभी हम एक पूरे मार्केट कैप कैटेगराइजेशन को समझें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसका जो बाइफरकेशन है एट द मोमेंट, वो किस प्रकार से है? अगर हम लोग लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप इंडिसेस की बात करें, हम निफ्टी 500 जो टॉप जो हमारी होल्डिंग्स हैं स्वाति जी, उनके हिसाब से अगर हम कैटेगराइजेशन को समझे तो वो जो हमारे टॉप 100 स्टॉक्स हैं, हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, हमारी सारी बड़ी कंपनियां वहां पे हैं। हम ऑयल एंड गैस कंपनियों को देखते हैं, एफएमसीजी को देखते हैं। तो वहां का जो एक्सपोजर है वो निवेशकों को बहुत स्टेबल और लगातार जो बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, उनमें मिलता है। जब हम मिड कैप्स की तरफ आते हैं तो हमें 101 से लेके 250 तक की जो हमारी कंपनियां हैं मार्केट कैप के बेसिस पे, उनका एक्सपोजर मिलना शुरू होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसे काफी सेक्टर्स हैं जो लार्ज कैप्स कवर नहीं करते हैं, वो हमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही देखने को मिलते हैं। और जब हम आगे स्मॉल कैप्स में जाते हैं, 250 के बाद सारी कंपनियां जो सेबी की जो एक ब्रॉडर डेफिनेशन है उसके हिसाब से स्मॉल कैप ही कहलाती हैं। इंडेक्स के हिसाब से हम निफ्टी 250 बोलते हैं, और फिर 501 कॉन्वर्ट्स हम माइक्रो कैप जरूर बोलते हैं। पर जो एक सेबी की ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से 250 के बाद सारी स्मॉल कैप कंपनियां हैं। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हम स्पेसिफिकली देखते हैं सेक्टर सच एज केमिकल्स, कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। इस टाइप के सेक्टर्स का एक काफी अच्छा एक्सपोजर है जो लार्ज कैप्स में उतना वेल कवर्ड नहीं है। और मेरे ख्याल से इन सेक्टर्स को काफी बूस्ट मिला है। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखें, हम जो तेजी है इंडियन इकोनॉमी में इस टाइम पे, जो कैपेक्स पे जोर है, स्पेंडिंग पे जोर है जो गवर्नमेंट का, एंड आई थिंक उससे लगातार जो क्रिएट होता हुआ डिमांड, अगर हम ऑर्डर बुक्स की बात करें
तो जितने सेक्टर्स मिड और स्मॉल कैप्स में रिप्रेजेंटेशन है, हेल्थ केयर भी ज़्यादा है, हम इन दोनों एरियाज़ में देखते हैं। तो मेरे ख्याल से उस ओवरऑल चीज़ से एक तो हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स, और दूसरा कि उनमें इस टाइम पे हमें तेज़ी भी इस कारण से भी बहुत देखने को मिल रही है, बिकॉज़ काफ़ी ऑप्टिमिज़्म है इस टाइम पे इकोनॉमी में, हमारी ग्रोथ को लेके और हमारे ग्रोथ के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देख के भी। बिल्कुल। अब एक पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार होना चाहिए? लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। ये तीन एक बड़ी कैटेगरीज होती हैं जो एक एसेट एलोकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। तो अभी एट द मोमेंट जब स्मॉल कैप में एक अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है प्रबलीन, तो अभी क्या एक स्ट्रैटेजी एक निवेशक को रखनी चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप? कितना निवेश करें, क्या अभी निवेश करें कि नहीं करें, किन बातों का ध्यान रखें? जी, स्वाति जी, मैं पहले सेकंड पार्ट का आपको आंसर देती हूँ। इंडिया में अगर हम अभी देखें, अगर हम मैक्सिमम रिपोर्ट्स देखें, तो पिछले 4-5 महीनों से ही हम ये फील करते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं, और हम खुद भी बोल रहे हैं कि हल्का-सा एक ओवरहीटेड की तरफ जा रहे हैं स्मॉल एंड मिड कैप इंडिसेस, और एक कॉशन अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम फंड हाउसेस बोल रहे हैं। जो रफ्तार होती है उसके साथ आपको क्योंकि गेज करना होता है कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, नहीं हो रही है, या सिर्फ ज़्यादा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली तो नहीं है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि नया पैसा भी आ रहा है, और उसके साथ-साथ फंड लॉन्चेस भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी इस टाइम पे बैलेंस्ड सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फंडामेंटली अभी भी स्कोप है कि इन जो दोनों मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स है, वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली वहाँ पॉकेट्स में, बिकॉज़ जब इतनी ल रफ्तार से स्टॉक्स बढ़ते हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, तो वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच होने लगते हैं। बट पॉकेट्स में डेफिनिटली अभी भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सो ये हो गया कि एक आगे चल के कैसा रह सकता है इन द नियर टर्म सिनेरियो। सेकंड जो चीज़ ये है, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कैसी पोजीशनिंग हो, तो आई थिंक अगर हम लार्ज कैप्स को हम अपनी डाइट का कार्बोहाइड्रेट्स माने, तो मेरे ख्याल से मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स एक तरीके से प्रोटीन है जो ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। तो स्वाति जी, डेफिनेटली एलोकेशन इज अ मस्ट। इनफैक्ट मिड कैप्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। उसी के साथ साथ स्मॉल कैप्स जो आपको ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं, आई थिंक वो फिनोमिनल है। और अगर हम सिर्फ एसआईपी रिटर्न्स की बात करें, बिकॉज एसआईपी रिटर्न्स में क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को अगर हम ना भी गेज करें, तो हमें बहुत एक ओवरऑल वो रिटर्न्स हमें ये बताते हैं कि ओवरऑल 5-7 इयर्स में कैसा आपका पोर्टफोलियो कर सकता है। तो अगर हम 2018 दिसंबर से आज तक के रिटर्न्स देखें, 2023 तक के, तो अगर लार्ज कैप ने 16% का एक्सआईआरआर दिया है, वहीं पे मिड और स्मॉल कैप्स ने करीबन 28 से 29% का एक्सआईआरआर दिया है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, जहां पे भी निवेशक का होराइजन 6-7 इयर्स एंड बियॉन्ड है, वहां तो डेफिनेटली स्मॉल कैप्स ऐड होने चाहिए। अगर 5 इयर्स तक का है, तब थोड़ा कॉशन अप्लाई करना है, क्योंकि जब मार्केट्स बहुत रन अप करती हैं, तो हम रिसेंसी बायस में पढ़कर कहीं ना कहीं थोड़ा लालच में भी आ जाते हैं कि माइक्रो कैप्स ने 90% का रिटर्न दे दिया, तो उसी में डाल दें सारा पैसा। ये गलती ना करें। पर डेफिनेटली अराउंड 10% एलोकेशन किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में हो सकता है स्मॉल कैप्स में, जिनका लॉन्ग टर्म एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका एलोकेशन हो। लार्ज कैप की क्योंकि बात हो रही है, इस बार के एम्फी नंबर्स में हमने देखा भी प्रबलीन की पिछले इनफैक्ट कुछ महीनों में लार्ज कैप से पैसा निकल रहा था, स्मॉल कैप में धुआंधार निवेश हो रहा था, लेकिन इस बार एक पॉजिटिव इनफ्लो हमने लार्ज कैप आता हुआ देखा है। इस ट्रेंड को हम कैसे समझें? अभी लार्ज कैप में वापस पैसा आना, स्मॉल कैप में थोड़ी स्टेबिलिटी आना, मिड कैप मतलब पिछले महीने के मुकाबले या पिछले कई महीनों के मुकाबले इनफ्लो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनफ्लो हमने नहीं देखा है। कुछ पैसा लार्ज कैप की तरफ जाता भी देखा है। तो निवेशक के इस बिहेवियर को कैसे समझें? आई थिंक स्वाति जी, इनफैक्ट इट्स अ वेरी नाइस, और ये बहुत मैच्योर बिहेवियर है, क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे देखें, तो इस टाइम पे लार्ज कैप्स काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं, और वहां पे एक जनरल कंसेंसस ये है कि वहां पे हमें एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अभी अगर हम 1-1.5 महीने पहले तक देखें, तो जितना रन अप आया था लार्ज कैप्स में, उसमें करीबन 35% से 40% निफ्टी के स्टॉक्स ने हार्डली पार्टिसिपेट किया था। तो आई थिंक वहां पे हमें स्कोप दिखता है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से चले, तो वहां पे पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स पाने का।
15% ईयर टू डेट निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं। सो मेरे ख्याल से थोड़ा एलोकेशन जहाँ पे निवेशकों का अपना एसेट एलोकेशन टच कर रहा है, जितना मैक्सिमम उनको स्मॉल और मिड में रखना चाहिए था, लेट्स से वो उस लिमिट को पहुंच रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करके रीएलोकेट करने की जरूरत पड़ सकती है। एंड आई थिंक उस वजह से प्रोबेबली लार्ज कैप्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ना भी चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है मेरे ख्याल से उनको भी एक रीबैलेंसिंग को डेफिनेटली ध्यान में रख के हल्का सा अपना एसेट एलोकेशन बिटवीन द डिफरेंट मार्केट कैप्स उसको रीएडजस्ट कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आगे तेजी नहीं रह सकती इन मार्केट सेगमेंट्स में, पर मेरे ख्याल से रीएलोकेशन से आपका जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ट्रिम डाउन हो जाता है। बिल्कुल, और हम सब जानते हैं प्रबलीन की स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लार्ज जी। कैप में सबसे कम, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल माने जाते हैं। अभी एक्सपोजर लेवल पर, अगर मैं पोर्टफोलियो के एक्सपोजर लेवल पर समझूं कि आपको कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्मॉल कैप का रखना चाहिए, तो आपकी नज़र में वो एसेट एलोकेशन का परसेंटेज कितना हो सकता है? तो ओवरऑल फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्वाति जी, आई थिंक इजीली आप अगर थोड़ा सा कम रिस्क उठाना चाहते हैं, पर क्योंकि हम मानते हैं कि स्मॉल कैप्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को काफी ऊपर खींच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 10% तक का आपके पास एलोकेशन स्मॉल कैप्स में होना ही चाहिए। और हम ऐसे भी निवेशक देखते हैं जहां पे करीबन वो 15 से 20% तक भी ले जाते हैं अपना स्मॉल कैप का एलोकेशन, पर वहां पे वो savvy इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उसके रिस्क कंपोनेंट को समझते हैं। पर ओवरऑल परसेंटेज मेरे ख्याल से उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी एलिमेंट है आपके पोर्टफोलियो का, जो कोर है, वो आपके लार्ज कैप्स ही बनाएं, उसके साथ साथ मिड कैप्स। तो मेरे ख्याल से लार्ज और मिड कैप्स मिला के करीबन आपका 60 to 70% वो दोनों में होना चाहिए। और आई थिंक आपका 10 to 15% डेफिनेटली स्मॉल कैप में हो सकता है। एंड देन बिकॉज बाकी कैटेगरीज भी हैं जो निवेशकों के लिए अवेलेबल है। अगर किसी का थोड़ा कम रिस्क है स्वाति जी, वहां पे वो अगर डायरेक्ट स्मॉल कैप नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मल्टी एसेट जो एक कैटेगरी, मल्टी कैप जो एक कैटेगरी है, वो भी एक बहुत अच्छा समाधान है। बिकॉज वहां पे उनको हमेशा 25% स्मॉल कैप मिल ही जाएगा अपने पोर्टफोलियो में, उसके साथ साथ 25% लार्ज एंड मिड कैप। सो आई थिंक ओवरऑल पोजीशनिंग के लिए अगर थोड़ा सा कम जोखिम उठाना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। एंड अगर उनका ओवरऑल एलोकेशन इस टाइम पे 2-3% ही है स्मॉल कैप्स में, तो मेरे ख्याल से आराम से बढ़ सकता है। पर बहुत जल्दी में ना बढ़ाएं, स्टैगर्ड अप्रोच लेके, एसआईपी अप्रोच लेके ही इस टाइम पे स्मॉल कैप्स में निवेश करें। लमसम मेरे ख्याल से अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी कैसे निवेश करें, चर्चा चल रही है। प्रवीण बाजपेयी से, फाउंडर है फिनफिक्स से। अभी मिड कैप स्पेस में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं प्रवीण, स्पेशली? और अभी कितना निवेश मिड कैप किसी फंड में करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप के साथ मिड कैप भी एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहां पर भरपूर निवेश आया है। तो मिड कैप में निवेश का सही तरीका क्या हुआ अभी? जी, स्वाति जी, आई थिंक मिड कैप्स अगेन एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। और अक्सर जब हम पोर्टफोलियोज को रिव्यू करते हैं, हम निवेशकों से बात करते हैं, हम देखते हैं बल्कि वो लोग लार्ज कैप और स्मॉल कैप उठा लेते हैं, मिड कैप कई बार मिसिंग रह जाता है। एंड मिड कैप्स आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है, क्योंकि वहां पे हम जो स्मॉल कैप से निकल के अपने आप को प्रूव करती हुई कंपनियां और बड़ी बनी हैं, वो है 150 स्टॉक्स का हमारे पास यहाँ इंडेक्स है। मिड कैप्स में निवेश करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारे पास काफी सारे एक्टिव लार्ज कैप फंड्स हैं, करीबन 29 लार्ज कैप स्कीम्स हैं। और हमारे पास उसके साथ साथ पैसिव फंड्स हैं मिड कैप्स में निवेश करने के लिए। और इस साल अगर हम देखें तो इस टाइम पे चार मिड कैप एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया है, जो 150 इंडेक्स है। उसके अलावा बाकी सबने लैग किया है इंडेक्स को, बिकॉज जब मार्केट में ज्यादा तेजी होती है तब हम देखते हैं कि इंडेक्स फंड्स आउट परफॉर्म कर जाते हैं एक्टिव फंड्स को। तो ज्यादातर पैसिव फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है। फ्रॉम एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से किसी भी निवेश का आराम से 25 से 30% पैसा मिड कैप्स में हो सकता है। अगेन यहाँ पे हम बिना ग्रीड के और बिना बहुत शॉर्ट टर्म रिटर्न्स की
उसको एक्सपेक्टेशंस के साथ निवेश अगर आप करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होएगी। मिड कैप्स आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कोर बनता है इससे आपके पोर्टफोलियो का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ ही यहाँ पे निवेश करेंगे तो वो बेटर होगा। और लॉन्ग टर्म जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं मिनिमम आप 5 इयर्स दीजिए और वहां से ऑनवर्ड्स 10, 15, 20 इयर्स तक का भी। तो मेरे ख्याल से एक 25 टू 35% का एलोकेशन आराम से हो सकता है। एंड अगर काफी लंबे समय का पोर्टफोलियो है, देन स्वाति जी आई वुड रिकमेंड इंडेक्स फंड। अगर आपका 15-20 साल का एलोकेशन का पीरियड है, क्योंकि उसमें आपको बार बार अपने फंड्स को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट रिटर्न्स मिल जाएंगे जो बेहतरीन है। इंडिया की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है। और अगर आप थोड़ा सा चुनाव कर सकते हैं और आपका अल्फा जनरेशन का स्कोप थोड़ा सा बढ़ सकता है आपके एक्टिव मिड कैप फंड से, फिर आप एक एक्टिव मिड कैप फंड के थ्रू जाइए। एंड वी आर सीइंग कि अगर आप टायर्स देख लीजिए, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए, आप बहुत सारी आप होटल्स देखिए, उनकी लार्जेस्ट कंपनीज जो हैं वो मिड कैप स्पेस की हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और 65% एक्टिव फंड्स जो हैं वो मिड कैप्स में लगाते हैं, 35% वो लार्ज और स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। तो इनफ स्कोप है कि वहां पे फंड मैनेजर्स आपका पैसा अच्छे से मैनेज करें। बिल्कुल। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश के मौके अच्छे हैं जिसमें आप इसका हिस्सा बन सकते हैं इन्वेस्ट करके, लेकिन एसेट एलोकेशन का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। अब क्योंकि इस पूरे मौके को जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवसर के तौर पर देखती है। हमने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे एनएफओज आते हुए देखे हैं, न्यू फंड ऑफर, जिसमें स्मॉल कैप के भी कई एनएफओज हैं। प्रबलीन, क्या खास आपको लग रहा है, क्योंकि जो 3 एनएफओ हैं, बंधन बैंक का है, बंधन का है, मोतीलाल ओसवाल का है, डीएसपी का है, उसमें से 2 तो इंडेक्स फंड ही हैं। तो स्मॉल कैप में भी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे जो इंडस्ट्री है, जो एएमसीज है, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं। क्या इसकी वजह हो सकती है कि स्मॉल कैप एक्टिव जो फंड है उसका यूनिवर्स वैसे ही काफ़ी बड़ा है, पैसिव की तरफ अब इंकरेज करने की कोशिश? जी, स्मॉल कैप्स में आपने ठीक बोला स्वाति जी। हमारे पास 26 एक्टिव फंड्स हैं और हमारे पास करीबन 8 जो है वो पैसिव फंड्स हैं करेंटली स्मॉल कैप स्पेस में। और अगर हम स्मॉल कैप्स में एनएफओज की बात भी करें तो 2 एनएफओज हमारे पास जो पैसिव स्पेस से आ रहे हैं और एक एक्टिव फंड आ रहा है इस टाइम पे। और मैं काफी पढ़ना चाहती थी कि मोतीलाल एक इस टाइम पे एक्टिव फंड को लेके आ रहा है और उन्हें अपनी काफी सारे रीजनिंग्स दिए हैं जो उनके हिसाब से ये अच्छा टाइम है स्मॉल कैप्स में पैसा डालने का। तो बंधन जो है वो तो सीधा ही जो हमारा 250 इंडेक्स है उसको ट्रैक करने वाला है। और मेरे ख्याल से पैसिव फंड्स के आने का एक बड़ा कारण ये है, जो हम लोग अगर बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें किसी भी मार्केट सेगमेंट में, तो हम देखते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मर स्मॉल कैप फंड है, ईयर टू डेट उसने करीबन 52% तक का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 53%। पर जो वर्स्ट परफॉर्मर है इन द स्मॉल कैप स्पेस स्वाति जी, वहां पे उसने 23% का रिटर्न दिया है। तो अक्सर निवेशक क्या होते हैं, हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि इंडेक्स ने तो 40 या 42% का रिटर्न दिया है और हमारा फंड सिर्फ 23% का रिटर्न दे रहा है। टाइम से पहले एग्जिट कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर निवेशकों को इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में नहीं फंसना है जहां पे वो हताश हो अपने फंड से, बिकॉज पेशेंस रखना पड़ता है, हर फंड का एक साइकिल होता है। तो वहां पे वो एक इंडेक्स स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं अगर उनका लॉन्ग टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो डीएसपी का फंड है वो क्वालिटी पे एम्फोसिस देने वाला है, जहाँ पे कम डेट और स्टेबल अर्निंग्स वाली कंपनीज में पैसा डाला जाएगा। और जो मोतीलाल का फंड है वो काफी अगेन बुलिश अप्रोच के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे वो ये फील करते हैं कि जो इंडियन स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो काफी डोमेस्टिक, जो हमारी अर्निंग्स उनकी रिलायंस है एक्सपोर्ट्स पे बहुत कम डिपेंडेंट है और उनके हिसाब से वैल्यूएशंस भी इस टाइम पे रीजनेबल हैं और हेल्दी बैलेंस शीट्स हो गई हैं। जो स्मॉल कैप कंपनीज पे डेट है वो काफी कम हुआ है सालों में। एंड मेरे ख्याल से अर्निंग्स जो है वो स्टेबल हुई है, लास्ट 3 इयर्स में 49% रही है अर्निंग्स ग्रोथ एंड विद लो वोलेटिलिटी। और वो उस तरीके की चीजों को आगे मेरे ख्याल से देखते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इलेक्शन से पहले 6 महीने में हमेशा स्मॉल कैप्स ने रन अप किया है। 2009 में ऐसा हुआ था, 14 और 19 में भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कैप्स एक अच्छा पोजीशनिंग हो सकती है इस टाइम पे।
तो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश के कहाँ मौके, कैसे करें निवेश, क्या रखे एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, इस पर हमने की खास चर्चा। हमारे साथ शामिल रही इस चर्चा में प्रवीण वाजपेयी। बहुत धन्यवाद प्रवीण हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक का वक्त हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।